बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट से इस्तीफे नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी से मशरूत कर दिए। कहा मियां साहब जब आप वतन वापस आएंगे हम आपके पास इस्तीफे जमा करवाएंगे। नवाज शरीफ साहब जंग के लिए तैयार हैं तो वतन वापस आना होगा। ऐसे फैसले ना करें कि राहें जुदा हो जाएं। आसिफ जरदारी ने कहा आप इस्तीफे चाहते हैं तो सिर्फ हमें नहीं सबको जेल जाना होगा, असेंबलियों को छोड़ना होगा। असेंबलियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। आसिफ जरदारी ने यह भी कहा कि वो जंग के लिए तैयार है लेकिन उनका डोमिसाइल अलग है। मियां साहब आप पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं। पीडीएम इजलास में मरीम नवाज का आसिफ जरदारी की तजवीज़ से इख्तिलाफ। कहा उनके वालिद की जान को खतरा है, वतन वापस कैसे आए। आसिफ जरदारी जमानत दें कि उनके वालिद की जान को पाकिस्तान में खतरा नहीं होगा। जैसे आप वीडियो लिंक पर हैं वैसे ही मियां साहब भी वीडियो लिंक पर हैं। नैब की तहवील में मियां साहब की जान को खतरा है। उनके वालिद को जेल में 2 हार्ट अटैक हुए हैं। मरीम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने सबसे बड़ी जमात होने के बावजूद पीडीएम का साथ दिया। पीपल्स पार्टी इस्तीफों के खिलाफ थी। मुस्लिम लीग नून ने इत्तफाक राय के लिए आपकी हिमायत की। पूरी मुस्लिम लीग नून ने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया। इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सत्ती। उनसे जानेंगे वकार अब कुछ हल निकला या अभी तक इख्तिलाफात बरकरार हैं? देखिए इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो इजलास है उसमें नमाज मगरिब का वक्फ़ा है और उसके बाद जो है मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने और जो छोटी वो जमातें हैं उनके कुछ लोगों ने अभी इसके ऊपर बात करनी है। ताहम आसिफ अली जरदारी ने जो ख़िताब किया था एक धुआंधार किस्म का, उसका वो मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज शरीफ ने उसका जो है ना वो थोड़ा जवाब दिया है, लेकिन अभी उनका ख़िताब वो बाकी है। मरीम नवाज शरीफ ने यह कहा है कि जो मेरे वालिद हैं वो नामनासिब हालात में अभी पाकिस्तान आए हैं और ना वो पाकिस्तान आने से कभी वो डरे नहीं है। उनकी जान को यहाँ पर वो खतरा है। उन्होंने वो मुकदमात का सामना वो किया है। अभी मरीम नवाज शरीफ का जो ख़िताब है वो जारी है और इसके अलावा जो वो बलोच जमातें हैं, बलोचिस्तान से 2 छोटी जमातें हैं, उनके जो कायदीन हैं उन्होंने भी अभी ख़िताब करना है। तो ये की जा रही है कि मज़ीद 2 से 3 घंटे तक ये इजलास जारी हो रहेगा। ज़राए का ये कहना है कि इस्तीफ़ों के बारे में हतमी फ़ैसला आज वो मुतवक्को है और ये तवक्को की जा रही है कि 26 मार्च का जो लॉन्ग मार्च है उसके बारे में भी कोई हतमी ऐलान आज यहाँ से किया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया वकार सत्ती आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उन्हें पीडीएम से कोई खतरा नहीं। पीडीएम इंतशार फैला रही है। पीडीएम को अपना शौक पूरा करने दें। ऑपोजिशन को अवाम को कोई परवाह नहीं है। ऑपोजिशन के फैसले बेवकूफ़ाना हैं। काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा ऑपोजिशन का लॉन्ग मार्च अवाम के लिए नहीं बल्कि अपनी चोरी बचाने के लिए है। इमरान खान ने कहा कि महंगाई समेत अवामी मसाइल का इदराक है, महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। ऑपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात की दावत दी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इंतखाबात में शफाफियत के लिए नागुज़ीर हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास में काबीना अरकान की अक्सरियत ने राय दी कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं रहा, उससे मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि पीडीएम के जो लोग इस्तीफ़ा देने की बात कर रहे हैं उनका सिस्टम में हिस्सा ही कितना है, कितने एमएनएज़ और एमपीएज़ हैं उनके। वो सारे लोग जो सिस्टम का हिस्सा नहीं बढ़ चढ़ कर इस्तीफ़ों की बात कर रहे हैं। काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी ऐसा फैसला करें भी तो देखते हैं उनके कितने लोग उसे तस्लीम करेंगे। और दोबारा सेनेटर मुंतखब होने पर शिबली फराज विफाकी वजीर का ओहदा संभालने के लिए दोबारा हल्फ उठाएंगे। शिबली फराज का बतौर विफाकी वजीर नोटिफिकेशन जल्द मुतवक्के है। शिबली फराज की अदम मौजूदगी के बायस फवाद चौधरी ने आज काबीना इजलास पर ब्रीफिंग दी। सहाफ़ी ने सवाल पूछा आज शिबली फराज नहीं आए तो फवाद चौधरी ने बताया कि फैसल वावडा और शिबली फराज प्रोसेस से गुजर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि शिबली फराज साहब का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। फैसल वाडा साहब भी हैं, शिबली फराज साहब भी हैं, ये प्रोसेस में है और जो ही ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो हम आज जो है वो उधार के ऊपर काम कर रहे हैं। शिबली फराज साहब भी वापस आएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का डस्का में दोबारा इंतखाब का हुक्म मुअत्तल नहीं करेंगे। फैसला ये करना है कि ज़मीनी इंतखाब दोबारा होगा या सिर्फ चंद पोलिंग स्टेशन में वोटिंग दोबारा कराई जाएगी। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मुल्ही की फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त अदालत में मुस्तरद कर दी। बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अमन अमान बरकरार रखने के लिए फौज तैनात न करना इलेक्शन कमीशन की गलती थी। इलेक्शन कमीशन ने पुलिस पर भरोसा किया। 2018 का इंतखाब पुरअमन था, वजह पाक फौज की तैनाती थी। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा, बताएं कौन सा इलेक्शन इन वाक़यात के बगैर होता है। इन वाक़यात को तो इलेक्शन कल्चर भी कह सकते हैं। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने कहा कि इंतखाबात में इस कल्चर को ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्या जमहूरियत ऐसे बंदूकों के साए तले होगी? इलेक्शन कमीशन से हल्के में इंतखाबी अखराजात की तफसील पूछते हुए अदालत ने कहा, पाकिस्तान गरीब मुल्क है, अखराजात को मद्देनजर रखना होगा। इलेक्शन कमीशन बतौर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी या जुडिशल फोरम कार्रवाई कर सकता है। और एक बार फिर बात करेंगे इस्लामाबाद में जारी ऑपोजिशन इत्तेहाद की अहम बैठक और वहां होने वाली गुफ्तगू के हवाले से। आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट से इस्तीफे नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी से मशरूत कर दिए हैं। उनका कहना है कि मियां साहब जब आप वतन वापस आएंगे हम आपके पास इस्तीफे जमा करवाएंगे। नवाज शरीफ साहब जंग के लिए तैयार हैं तो वतन वापस आना होगा। ऐसे फैसले मत करें कि राहें जुदा हो जाएं। उन्होंने कहा कि हम सबको जेल जाना होगा, असेंबलियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। आसिफ जरदारी ने यह भी कहा कि वो जंग के लिए तैयार हैं लेकिन उनका डोमिसाइल अलग है। मियां साहब आप पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं। इस पर जवाब दिया मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने। उन्होंने इस तजवीज़ से इख्तिलाफ करते हुए इजलास में कहा कि उनके वालिद की जान को खतरा है, वतन वापस कैसे आएँ। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी जमानत दें कि उनके वालिद की जान को पाकिस्तान में खतरा नहीं होगा। जैसे आप वीडियो लिंक पर हैं वैसे ही मियां साहब वीडियो लिंक पर हैं। नैब की तहवील में मियां साहब की जान को खतरा है। उनके वालिद को जेल में 2 हार्ट अटैक हुए हैं। मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने सबसे बड़ी जमात होने के बावजूद पीडीएम का साथ दिया। पीपल्स पार्टी इस्तीफों के खिलाफ थी। मुस्लिम लीग नून ने इत्तफाक राय के लिए आपकी हिमायत की। पूरी मुस्लिम लीग नून ने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया। इस वक्त पीडीएम इजलास में क्या चल रहा है, नुमाइंदा जियो न्यूज वकार सती हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। वकार हमारे साथ आप मौजूद हैं, तो बताइएगा क्या नमाज मगरिब के बाद दोबारा इजलास रिज्यूम हो गया है, क्या कार्रवाई जारी है इस वक्त? जी बिल्कुल, दोबारा इजलास शुरू हो गया है और इजलास के शुरू होते ही पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान जो है उन्होंने अपना खिताब करना वो शुरू किया है। और मौलाना फजल रहमान ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए जो कम वोट पड़े हैं उनका मामला उठाया है। और इस मौके पर मौलाना फजल रहमान का ये कहना है कि अपोजिशन जमातों ने हमसे तो वोट ले लिया लेकिन हमें वोट क्यों ना दिया। मौलाना फजल रहमान का ये कहना था कि 7 वोट जो हुकूमती उम्मीदवार को पड़े इसका जिम्मेदार वो कौन है। मौलाना फजल रहमान का ये भी कहना था कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में अपोजिशन के 7 वोट वो कहाँ गए। तमाम पार्टियां इस मामले पर वो तहकीकात कर रही हैं। इसके हवाले से जवाब दिया गया है उन्हें अपोजिशन की दीगर जमातों की तरफ से। इस वक्त जो है अभी भी जो सेनेट का जो इलेक्शन है उसके ऊपर बहस जारी है। और इसके अलावा एजेंडे पे जो दूसरी चीज़ है कि जो लॉन्ग मार्च है उसके बारे में जो हतमी मुशावरत है, हतमी हिकमत अमली है, उसके ऊपर बात करना है। अभी तक इजलास में लॉन्ग मार्च के हवाले से बातचीत नहीं हुई है, जबकि इस्तीफों के ऊपर और जो सेनेट इलेक्शन है उसके ऊपर अभी बात हुई है। ताहम अभी तक वो पीडीएम की जो क़यादत है उसने कोई वो लाइन वो नहीं ली है, यह हतमी फैसला कोई नहीं किया है। तमाम लोगों ने अपनी अपनी आरा का इज़हार किया है, अपनी अपनी जो तजावीज़ हैं वो इजलास के सामने रखी हैं। अब जो है अब से कुछ देर बाद जब ये भी वो मामला वो क्लियर हो जाएगा तो 3 जो अहम 3 चीज़ें हैं, एक है 26 मार्च का लॉन्ग मार्च, उसके ऊपर जो है जो हिकमत अमली है अपोजिशन की उसके ऊपर वाज़े मौक़िफ़ और वाज़े जो हिकमत अमली है वो बनाई जाएगी। जबकि इसके अलावा इस्तीफ़ों का वक्त क्या होगा, इस्तीफ़े देंगे नहीं देंगे, किस वक्त देंगे, इसके ऊपर भी आज हतमी जो है वो ऐलान मुतवक्को है इस वो पीडीएम के इजलास से। बहुत शुक्रिया वकार सती आपका। कराची में 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को बाज़ मराकज़ पर वैक्सीनेशन में मुश्किलात का सामना है। मुतासरा अफराद का ये कहना है कि 1166 से नॉर्थ नाज़िमाबाद के निजी अस्पताल में वैक्सीन लगाने का पैगाम मौसूल हुआ। निजी अस्पताल पहुंचने पर इत्तला मिली कि यहाँ वैक्सीनेशन ही नहीं हो रही। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान से। खावर बताइएगा क्या कहना है इन अफराद का, किस किस्म की मुश्किलात का सामना है?
جی بالکل, یہ ضلع وسطی میں معمر افراد ہے جن کو 1166 سے میسج موصول ہوا کہ آپ نجی اسپتال میں جا کے ویکسینیشن کروا لیں, لیکن جب وہ وہاں پر پہنچے تو اس اسپتال میں جو ہے ویکسینیشن کی سہولت موجود نہیں تھی. اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ صبح سے ہی کافی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں, لیکن ان کو سب کو واپس بھیجا جا رہا ہے کہ اسپتال میں سہولت موصول نہیں ہے. جو معمر افراد ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی دیگر امراض میں بھی مبتلا ہیں. جب یہ میسج کیا گیا ہے تو جی فوری طور پر انتظامات کو بہتر بنایا جا سکے تاکہ بآسانی اور جلد از جلد جو ہے ویکسینیشن کا جو سلسلہ ہے جو کہ تمام افراد تک پہنچایا جا سکے وہ ہو سکے. دوسری جانب محکمہ صحت سندھ کا یہ کہنا ہے کہ جو رجسٹرڈ ہے سینٹرز ہیں وہاں پر اس وقت ویکسینیشن جاری ہے اور ویکسینیشن سینٹرز کو مزید بھی بڑھایا جا رہا ہے. جی خاور خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کراچی میں 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو بعض مراکز پر ویکسینیشن میں مشکلات کا سامنا ہے. کورونا کے پھیلاؤ میں تیزی آنے پر اس سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگائے جانے کے عمل میں بھی تیزی آ گئی ہے. 70 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے واک ان ویکسینیشن شروع کر دی گئی. تفصیلات آمنہ عامر کی رپورٹ میں. کورونا ویکسین لگانے کے عمل میں تیزی. ملک بھر میں 70 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے واک ان ویکسینیشن شروع. جب چاہیں کورونا ویکسین کے کسی بھی قریبی مرکز پہنچے اور سہولت سے فائدہ اٹھا لیں. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بڑے پیمانے پر بزرگ افراد کو ویکسین لگائی جا رہی ہے. مجھے یہ کہا گیا تھا کہ جس پہ مرضی چلے جائیں, جو آپ کے نزدیک ہے, جس پہ آپ کی +70 کو یہ تھا کہ مطلب ہے کہ جس پہ مرضی چلے جائیں. بہت اچھا رہا. ان کو یہاں پہ بڑا سسٹمیٹک کام ہے. واک ان ویکسینیشن اوور 70 کا ہے نا, اس کے بیسس کے اوپر آج میں آ گیا ہوں یہاں پہ اور مجھے ویکسینیشن ہو گیا. اسلام آباد میں مجموعی طور پر 16,500 سے زائد افراد کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جا چکی ہے. آمنہ عامر, جیو نیوز, اسلام آباد. وزیراعظم کا اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد دوسرے اننگز شروع کرنے کا اعلان. کابینہ اجلاس میں کہا کہ ہماری حکومت کی دوسرے اننگز شروع ہو گئی, وزراء مقابلے کی تیاری کر لیں. وزیراعظم کی زیر صدارت کابینہ اجلاس کی اندرونی کہانی کیا ہے, جانیں گے ایاز اکبر یوسف. ایاز بتائیے گا کیا ہوا آج؟ دیکھیں جی, وفاقی کابینہ میں آج کھل کر بات ہوئی. ایک تو الیکشن کمیشن کو آڑے ہاتھ لیا گیا, اس کے ساتھ ساتھ جو پی ڈی ایم کے حوالے سے جو پی ڈی ایم نے دھرنے کی کال دے رکھی ہے اس حوالے سے بھی کئی جو گفتگو سے حوالے سے ہوئی. انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے اس حوالے سے بات. پیٹرول کی جو قلت کی جو رپورٹ بنی ہے اس پر بھی, اور بلوچستان کے جو معاملات ہیں اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی. اس میں شیخ رشید, اعظم سوادی, ملک امین اسلم, افواج چودھری سمیت کئی وزراء نے اپنے رائے کا اظہار بھی کیا. اور آج جو وفاقی کابینہ میں وزراء کی جو حاضری ہے معمول سے کم رہی. اس میں نور الحق قادری بھی نہیں تھے, بابر اعوان نہیں تھے, اور شبلی فراز جو اب اس وقت وزیر اطلاعات نہیں ہیں, انہوں نے حلف لینا ہے, وہ بھی آج کے اجلاس میں شامل نہیں تھے. وزیر اعظم نے آج کہا کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد وہ اپنی دوسری اننگ شروع کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا جو ہماری حکومت کی دوسری اننگ ہے وہ جارحانہ بھی ہوگی اور وزراء مقابلے کے لیے اپنی تیاری کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ملکی نظام کو بھی ٹھیک اور عوام کو ریلیف بھی ہم یقینی بنائیں گے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے متعلق جو تحفظات ہیں اس کا بارہا ہم نے اظہار بھی کیا ہے, اور انہوں نے کہا جو سینٹ الیکشن میں کھلا بازار لگا اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے تھا, لیکن الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے اپنا کوئی کردار ادا نہ کیا. سپریم کورٹ کی طرف سے جو جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے ڈائریکشن دی گئی تھی, الیکشن کمیشن نے اس پر بھی عمل نہیں کیا, اور شفافیت کو بنانے کے لیے جو چیزیں درکار تھی اس پر انہوں نے کوئی کام نہیں دھرا. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے ایسے فیصلے ہیں جو جس سے کوئی بھی مطمئن نہیں ہے, اور انہوں نے کہا کہ جو کابینہ ارکان کے الیکشن کمیشن سے متعلق جو بہت شکریہ آپ کا ایاز اکبر. آج جو گفتگو ہوئی, وزیر اعظم نے ایک نئی اننگز کا اعلان شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے بعد. ابھی آپ کو بتائیں گے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور نے الوداعی ملاقات کی ہے. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے سربراہ پاک فضائیہ کی قوم کے لیے خدمات پر ان کا شکریہ ادا کیا. آرمی چیف نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں ایئر چیف کی متحرک قیادت, پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. آرمی چیف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سربراہ پاک فضائیہ کے اہم معاونت کو سراہا. سربراہ پاک فضائیہ کی کوششوں اور قیادت کی وجہ سے پاک فضائیہ کا آج کوئی ثانی نہیں. چیف آف ایئر سٹاف کو GHQ پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سے الوداعی ملاقات کی. ISPR کے مطابق DGISI نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں بڑھانے میں کردار پر ایئر چیف مارشل کا شکریہ ادا کیا. چیف آف ایئر سٹاف مجاہد انور خان نے قومی مفادات کے تحفظ میں ISI کی کارکردگی کو سراہا.
اور گزشتہ روز اورنگی ٹاؤن کراچی میں رینجرز کی گاڑی کے قریب بم دھماکے میں شہید ہونے والے پاکستان رینجرز سندھ کے سپاہی روشن علی شہید کی نماز جنازہ آج کراچی میں ادا کی گئی۔ ISPR کے مطابق کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم DG رینجرز سندھ سمیت سینئر سول اور ملٹری عہدیدار اور شہید کے لواحقین نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ شہید کا پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ شہید سپاہی روشن علی کا تعلق گایوں بدھل خان سلنگی ضلع نوشہر و فیروز سے تھا۔